नो बेसिक्स के इस चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे भारत का किस तरीके से संवैधानिक विकास होता है और इसी कड़ी में आगे के अधिनियमों को हम जानेंगे। आज जो हम जानेंगे चार्टर अधिनियम 1813, 1833 और 1853 के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो तरीका होगा वो यही होगा कि हम पूरे अधिनियम को लाने के पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि और उस कारण को हम आपको समझाएं ताकि आपको रटने की कम से कम आवश्यकता पड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए। तब जितने प्रावधान जो लाए गए हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। तो यही हमारा प्रयास होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। तो इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो पहली ज़रूरत तो यही थी कि 20 साल का जो प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था लाइसेंस, वो खत्म हो रहा था, उसकी अवधि समाप्त हो रही थी। तो फिर से एक कानून तो लाना ही था, लेकिन साथ में इस चार्टर अधिनियम में और भी बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। उन प्रावधानों को लाने का पीछे के कारण क्या थे? तो दोस्तों 19वीं सदी के शुरू में अर्थात 1800 ईस्वी के आसपास में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टा का उदय होता है। वो वहाँ का शासक बन जाता है। उसकी महत्वाकांक्षा विश्व विजेता बनने की होती है और इसी कड़ी में वह विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। यूरोप में वो क्या करता है कि पूरे यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी लगा देता है और इंग्लैंड के व्यापारियों पर पूरी तरीके से व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है। तब यूरोप के व्यापारी जो होते हैं, यूरोप के अन्य देशों के साथ में जो भी व्यापार करते हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। उनका रोजगार, धंधा, ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है, चौपट हो जाता है। इस स्थिति में व्यापारियों का सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है। व्यापारी लोग दबाव बनाते हैं कि हमें भी पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। अब उसी समय की बात होती है जो कि दूसरा कारण भी बनता है। एक और व्यक्ति उभर कर आते हैं उस समय में, उनका नाम होता है एडम स्मिथ। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने अपने इकोनॉमिक्स थ्योरी में ये बतलाया कि किसी भी देश के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मोनोपोली या एकाधिकार ये अच्छे नहीं होते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है। तो आप किसी पर्टिकुलर को आप एकाधिकार नहीं दे सकते व्यापार करने का, या अन्य भी गतिविधियों में आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर को आप मोनोपोली करने की छूट आप नहीं दे सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो उनका प्रभाव एडम स्मिथ का बहुत ज़्यादा था, विश्व स्तर पे ही ज़्यादा था और वो तो इंग्लैंड के ही थे, तो उनका प्रभाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इससे भी सरकार दबाव में आती है और जो नया अधिनियम लाया जाता है तो उसमें कुछ प्रावधान इसके अनुसार ही किए जाते हैं। तीसरा एक और जो प्रभाव होता है कि अब वहाँ के जो पादरी होते हैं, ईसाई मशीनरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका भी यह मांग उठता है कि उन्हें भी भारत जाने की आज़ादी दी जाए, पूर्व के देशों में जाने की आज़ादी दी जाए। उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होना चाहिए। उन देशों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करने की छूट उन्हें दी जानी चाहिए। तो ये सारे मांग उठने लगी इंग्लैंड में। अब इसी का प्रभाव या नतीजा कह लें कि क्या होता है कि इंग्लैंड की सरकार एक कमिटी बनाती है। हाँ, साथ में एक और बात होती है। लॉर्ड बेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की नीति अपनाई थी और उसके तहत कई सैन्य कार्रवाई उन्होंने किए थे। तो उससे क्या होता है कि कंपनी पर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपनी फिर से आर्थिक दबाव में आ जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति फिर से खराब होने लगती है। तो फिर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी संसद के पास जाती है।
सरकार से डिमांड रखती है कि कुछ उसे लोन दिया जाए, तब इन सब स्थितियों में एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी ने अलग अलग रिपोर्टें दी, और जो उसकी 5वीं जो रिपोर्ट थी वो उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय की सबसे अच्छी रिपोर्ट थी, जिसमें कि न्याय व्यवस्था, राजस्व और पुलिस, इनसे संबंधित जो रिपोर्ट बनाया गया था उसको कहा जाता है कि एक आदर्श रिपोर्ट था। और वही रिपोर्ट शामिल किया जाता है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। अब इसके क्या क्या प्रावधान थे हम इस अधिनियम में, इसको हम देख लेते हैं। पहला जो प्रावधान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है, व्यापार करने का अधिकार। इसके साथ में अन्य व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है कि दूसरे भी जो व्यापारी हैं भारत और पूर्व के देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये तर्क होता है कि उन्होंने जो इतनी अपनी व्यवस्था बना रखी है, सेना का विकास किया, नौसेना का विकास कर लिया, इतने सारे सिस्टम, और भारत को, और वो तो सरकार की सहमति से ही करती चली आ रही थी, तो जो इतने सारे व्यवस्थाएं बना ली तो अब उसका खर्च कहाँ से निकलेगा। तब उसके लिए ये प्रावधान किया गया कि ठीक है, 2 चीजों को उनको एकाधिकार रहने दिया गया। वो 2 चीजें कौन सी थी? तो एक चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार। इन 2 चीजों पर कंपनी का एकाधिकार रहने दिया गया। अन्य वस्तुओं के व्यापार पर छूट कर दिया गया कि कोई भी इंग्लैंड के व्यापारी लाइसेंस लेकर भारत और पूर्व के देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। लाइसेंस का तरीका क्या अपनाया गया कि जो लाइसेंस देगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। ये कौन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संचालित करती थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही अन्य व्यापारियों को लाइसेंस देगा। तो जब लाइसेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का देगा तो वो दूसरे व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार क्यों देगा? तो इसके लिए व्यवस्था ये बनाई गई कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर लाइसेंस नहीं देता है तो वो व्यापारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से फिर अपील कर सकते हैं और फिर वहां से उनको लाइसेंस दिया जा सकता है। तो अधिकतर मामलों में जब ये प्रावधान भी किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर ये नहीं देती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से वो अपना उसको अप्लाई कर सकते हैं, वहां एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तब ये चीजें दूर हो गई। साथ में ईसाई धर्म के प्रचार, पश्चिमी शिक्षा के विकास के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया, अर्थात ईसाई मशीनरियों को भारत में आने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और पाश्चात्य शिक्षा के विकास और प्रसार की भी अनुमति दे दी गई। लेकिन इनके लिए भी वही शर्त रखा गया कि इन्हें भी जब आना था तो लाइसेंस लेकर ही आना था। ये एक व्यवस्था की गई। उसके बाद शिक्षा पे व्यय के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का एक बजट रखा गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च किया जा सकता है। ईसाई मिशनरी जब आ रहे हैं तो उनका धर्म प्रचार भी एक उद्देश्य है और साथ में शिक्षा का भी प्रसार करना है, तो उसके लिए जो है सो 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। साथ में गिरजाघर खोलने का भी अधिकार दिया गया। जब पादरी यहाँ पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गिरजाघर भी खोलने का अनुमति उन्हें दिया गया। और पहला जो गिरजाघर खोला गया वो खोला गया कलकत्ता में, क्योंकि कंपनी की सारी जो मुख्य केंद्र था वो कलकत्ता ही था, बंगाल ही था, तो बंगाल में खोला गया पहला गिरजाघर। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कहा गया कि अपनी खातों को आप सेपरेट करिए, जो व्यापारिक खाता है उसको अलग करिए और राजनीतिक से जुड़े हुए जो मामले हैं उसके खाते को आप, खाता यानी कि रजिस्टर, दोनों रजिस्टर या रिपोर्ट को आप अलग अलग करके रखिए, क्योंकि संसद के द्वारा कंपनी का ऑडिट किया जाता था समय समय पर, तो उसके लिए इन्हें कहा गया कि आप दोनों रजिस्टर को अलग अलग कर दीजिए। तो एक ये व्यवस्था की गई। साथ में एक टैक्स का प्रावधान किया गया, पहली बार भारत में टैक्स लगाया गया और टैक्स की जो वसूली होगी उसकी निगरानी कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो कलकत्ता में बनाई गई थी।
अब साथ में एक और प्रावधान किए गए कि जितनी भी प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां कानून बना सकती हैं, लेकिन साथ में ये भी प्रावधान किया गया कि वो जो कानून बनाएंगे वो संसद की अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। तो ये सारे प्रावधान थे जो हमने पृष्ठभूमि बतलाया, उसको वो अगर याद है तो ये सारे प्रावधान आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा। एक या दो बार आप वीडियो देख लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे और इसके पीछे के कारण और पृष्ठभूमि क्या थे। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसे जितने भी भारत में एक्ट लाए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उन एक्टों में सबसे बढ़िया एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रावधान किए गए कि इसके प्रावधान के अनुसार जो नियम कानून कायदे बने हैं वो आज तक चलते हैं हमारे यहाँ। तो हम देख लेते हैं कि इसमें था क्या और इसको लाने में इसका बैकग्राउंड क्या था और कारण क्या थे। तो 1833 का जो समय है, उस समय को अगर आप पूरे विश्व के परिदृश्य पर देखेंगे तो उस समय एक जोर था उदारवाद, सुधारवाद, मानववाद का। मतलब कि जो हर व्यक्ति जो है या विचारक जो हो रहे थे वो उदारता पे जोर दे रहे थे, और सुधारवाद का मतलब था कि जो भी जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं उन कुरीतियों को दूर किया जाए। और मानववाद का मतलब है कि हर मनुष्य को बराबर का महत्व दिया गया, मतलब कि भेदभाव को खत्म करना है। आदमी और आदमी के बीच का जो भेदभाव है वो खत्म किया जाना है। शोषण, अर्थात शोषण तो किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो अमानवीय चीजें हैं उनको हटाया जाना चाहिए। अब इसी की कड़ी में आता है कि जो भी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो अलग अलग देशों पे जाके शासन कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं या इनडायरेक्ट कर रही हैं। तो जहां भी वो शासन कर रही हैं तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं, आदमी का शोषण किया जा रहा है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। हमें जो है सो उन देशों पे अगर हम शासन भी कर रहे हैं तो उसमें हमारी नीति जो होनी चाहिए वो लिबरल होनी चाहिए, उदार नीति होनी चाहिए, उदार नीतियों को लेके आना चाहिए। अब ब्रिटेन में भी ये चीजें काफी जोर पकड़ी, इंग्लैंड में ये मांग उठने लगी कि ये भारत में जो एक कंपनी के माध्यम से अपना शासन चला रही है और वहां पे जो ये नीति अपनाई हुई है ये सही नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। इंग्लैंड में ही ये डिमांड उठने लगी। वहां के जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं, जहां भी लोकतंत्र होता है, वहां पे चाहे कितने भी ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए हों, प्रधानमंत्री हों या बड़ी से बड़ी संस्था हो, उसके ऊपर उंगली उठती है। लोग अपने विचार उसके संबंध में रखते हैं, अच्छे विचार भी रखे जाते हैं, गलत विचार भी रखे जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो उनकी तारीफ भी होती है और तारीफ से ज्यादा आलोचना होती है। यही लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। तो यही सारी चीजें इंग्लैंड में भी हो रही थी, वहां के लोगों के द्वारा ही, और वहां के वैसे लोगों के द्वारा जो सुधारवादी थे, उदारवादी थे, मानवतावादी थे, उन्हीं की तरफ से ये बातें उठने लगती है कि इंग्लैंड जो भारत में कर रहा है उसकी ये नीतियां सही नहीं है, इसको बदलनी चाहिए। अब इसी संबंध में फिर क्या होता है कि कोई भी जब एक्ट आता है तो संसद से पास किया जाता है और संसद में काफी लंबी बहस चलती है। तो उस बहस में एक पक्ष लेकर आते हैं बकिंघम। बकिंघम का ये तर्क होता है कि भारत जो है हमसे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ा है
उसके पास में सांस्कृतिक धरोहर बहुत पुरानी है, अर्थात भारत इंग्लैंड से हर मामले में आगे है। फिर हमारी क्या बिसात है कि हम उनके ऊपर जाके शासन करें, भारत के ऊपर शासन करें, और वो भी हमारा जो शासन है वो तो हम डायरेक्ट शासन भी नहीं कर रहे हैं, हम तो एक कंपनी के माध्यम से शासन कर रहे हैं। तो ये भारत के साथ न्याय नहीं है। हमें शासन या तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर करना है तो इंग्लैंड खुद अपनी हाथों में सारी शासन व्यवस्था को ले ले। सरकार भारत में जो शासन चल रही है वो पूरी शासन व्यवस्था इंग्लैंड की सरकार अपनी हाथों में ले ले। तो ये बहुत जोरदार तर्क दिया गया। वहाँ के लोगों के द्वारा भी ये मांग उठी कि या तो भारत को छोड़ देना चाहिए या इंग्लैंड को शासन व्यवस्था अपनी हाथों में ले लेना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक सांसद उठते हैं मैकाले, उन्होंने अपनी तरफ से ये तर्क रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में करीब 200 सालों से रह रही है, तो ये भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, वहाँ के लोगों के रहन सहन और सारी चीज़ों को वो जानती है, समझ सकती है। हम तो इंग्लैंड में बैठकर सरकार चला रहे हैं, हम क्या यहाँ से शासन चला सकते हैं? जाहिर सी बात है कि नहीं चला सकते। तो अगर जानने की ही बात है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत को बहुत अच्छे से जानती है, तो वही शासन अच्छे से चला सकती है। हम यहाँ पे इंग्लैंड में बैठ के कैसे चलाएंगे? और जब इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इतनी सारी चीज़ें हुई दुनिया में और ख़ास करके भारत में, तो उस समय ये मानवतावादी लोग, सुधारवादी लोग, उदारवादी लोग, ये सब कहाँ थे? तो ये बहुत जोरदार तर्क होता है उनका। और अंततः क्या होता है कि कंपनी का जो लाइसेंस 20 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है और वो प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन अन्य जो प्रावधान होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इसी की कड़ी में सारे प्रावधान लाए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो लाइसेंस का जो सिस्टम था कि व्यापारी और पादरियों को भारत में आने की जो छूट दी जाती है, लेकिन एक लाइसेंस का लेना होता है, उस लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। फिर क्या किया गया कि कंपनी का नाम अब बदल दिया गया। हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पहले भी बोल रहे थे, लेकिन काफ़ी लंबा सा बड़ा सा नाम था जो शुरू में बतलाया था हमने, मुझे भी याद नहीं रहता, इतना लंबा सा नाम था कंपनी का। तो उसके नाम को बदलकर अब ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। ये 1833 के चार्टर अधिनियम में होता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि अंग्रेजों को भारत में बसने और जमीन खरीदने का अधिकार दिया जाता है कि कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति भारत में जाकर बस सकता है और जमीन भी खरीद सकता है। और क्या प्रावधान किए गए? तो मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई। अर्थात जो उस समय की व्यवस्था क्या थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो होते थे उसके अंतर्गत अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नर आते थे, और अलग अलग जो गवर्नर होते हैं अपने अपने प्रेसिडेंसी को चलाते थे, वहाँ के लिए कानून बनाते थे। तो अब क्या कर दिया गया कि मजबूत केंद्र बना दिया गया, अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसे अगर कहें तो आज के समय से अगर तुलना करें तो गवर्नर जनरल को केंद्र सरकार मान लिया गया और गवर्नर जो थे वो राज्य सरकार के रूप में थे, और केंद्र सरकार को मजबूत कर दिया गया। अब मजबूत केंद्र होगा तो सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि सारी शक्तियां उसके अंतर्गत आ जाएगी, विदेश नीति आ जाएगी, वित्तीय शक्ति आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र के पास ज़्यादा होती है, रक्षा की शक्ति होती है। तो सारी चीज़ें जो हैं सो ये जो देन है इसी का देन है 1833 के चार्टर अधिनियम का। अब क्या है कि कानून बनाने की जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल ही करेगी, और जो प्रांतीय जो थे गवर्नर अर्थात मद्रास और बम्बई के, उनको खत्म कर दिया गया कानून बनाने का। इतना जरूर किया गया कि अगर कोई प्रेसिडेंसी कानून बनाना चाहते हैं तो वो अपना ड्राफ्ट भेज सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेज सकते हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी किसको देनी होगी? तो गवर्नर जनरल को देनी होगी। मतलब
कोई अगर शिकायत भी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉपी गवर्नर जनरल को भी देनी होगी। मतलब गवर्नर जनरल को पूरी तरीके से पावरफुल बना दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल से पूछे बिना कोई भी काम ही नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जनरल अर्थात वैसा काम नहीं कर सकते हैं जो कि लीक से हटके हो, वैसा कुछ काम बिना गवर्नर जनरल के पूछे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य को डाल दिया गया, और ये विधि सदस्य कौन थे, तो वो मैकाले, जो कि कंपनी की पैरवी कर रहे थे संसद में, उन्हीं को विधि सदस्य बनाकर भेज दिया गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, जो कानून और पूरी शासन व्यवस्था देखती थी, उसमें अब एक विधि सदस्य को भी बनाया गया। और पहले विधि सदस्य कौन थे, तो मैकाले। और इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, अर्थात जो कानून बनते थे वो वोटिंग होती थी सदस्यों के द्वारा, तो वो वोटिंग का अधिकार विधि सदस्य को नहीं दिया गया। अब क्या किया गया कि कानून बनाने पर ज्यादा जोर था, तो इसके लिए क्या किया गया, तो भारतीय रीति और कानून जितने भी थे उसको संहिताबद्ध किया गया। अर्थात भारत में जितने भी रीति रिवाज जो कि कानून का रूप ले चुके थे, उन सारी रीति परंपराओं, कानून, सारी चीजों को संहिताबद्ध किया गया, मतलब लिखकर उनको तैयार किया गया, एक जगह उनको ड्राफ्ट करके एक करने का प्रावधान किया गया। इसी का नतीजा है कि आईपीसी अर्थात जो वर्तमान में जो हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड, उसकी ड्राफ्टिंग का भी प्रावधान इसी के तहत हुआ। और ये काम 1837 में शुरू हुआ और अंततः 1861 में इंडियन पेनल कोड बनकर तैयार हुआ, और यही आईपीसी आज तक चला आ रहा है, इंडियन पेनल कोड। उसके बाद प्रांतों के लिए क्या किए गए, तो वित्तीय शक्ति तो इनका नगण्य कर दिया गया था, कानून बनाने की भी शक्ति अब नहीं थी। कानून के लिए ज्यादा से ज्यादा वो ड्राफ्ट भेज सकते थे बीओडी के पास, लेकिन उसकी कॉपी गवर्नर जनरल को भी दिया जाना था। बंगाल के लिए एक डिप्टी गवर्नर का प्रावधान किया गया, वो इसलिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ गई, कानून बनवाने का काम, विधि व्यवस्था, सारी चीजें। तो इतना ज्यादा ओवरलोड हो गया गवर्नर जनरल, तो उसके लिए क्या किया गया कि बंगाल में एक डिप्टी गवर्नर का प्रावधान किया गया। उसके बाद कुप्रथाओं का अंत किया गया, बहुत सारे प्रावधान किए गए कि भारत में जो भी कुप्रथा चल रहे हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए। वो कुप्रथा कौन थे, तो दास प्रथा, नरबली, ये जैसे जो हमारे समाज में मौजूद थे कुरीतियां, उन कुरीतियों को दूर करने का विचार किया गया। तो देखिए ये सब मानववाद और सुधारवाद से जुड़े हुए यहाँ पे प्रावधान किए जा रहे हैं। उसके बाद बिशप की नियुक्ति की गई, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, और कलकत्ता के जो बिशप होंगे वो हेड होंगे। उसके बाद एक और क्या प्रावधान किया गया कि बिना भेदभाव के नियुक्ति, अर्थात सरकारी नौकरी जो, अर्थात उस समय का कह ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरी जो होगी वो बिना भेदभाव के दिया जाएगा। बिना भेदभाव, ये भी आज तक चली आ रही है। भेदभाव क्या होता है, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, इन सब चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कारे उस समय तो मुख्य रूप से क्या भेदभाव था, तो काले और गोरे का सबसे बड़ा भेदभाव था, तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ में एक और यहाँ से रास्ता बनता है जो कि आगे, उस समय क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों को लिया तो जाता था, लेकिन नीचे के पद पे लिया जाता था। ज्यादातर क्लर्क होते थे भारतीय लोग, ऊंचे पदों पर उनको लेने में रोक एक तरीके से था, तो उसके लिए रास्ता खुलता है। इसके अंतर्गत एक धारा 87 लाया जाता है कि इसमें नियुक्ति का रास्ता खोलने की कोशिश होती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जब विरोध किया जाता है तो इस प्रावधान को पूरी तरीके से उस समय नहीं लाया जाता है, लेकिन यहाँ से रास्ता जरूर खुलता है। अब उच्च अधिकारियों के लिए, अर्थात सिविल सर्वेंट जो भी होते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेल्सबेरी में एक ट्रेनिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान होता है। साथ में
एक विधि आयोग बनाया जाता है। वो मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में एक विधि आयोग बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे वाला, अगला जो चार्टर अधिनियम है 1853 का, और ये अपनी तरह का अंतिम है। इसके बाद जो है सो कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, और इंग्लैंड के सम्राट का शासन स्थापित हो जाता है 1858 से। तो ये जो है 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, ये कंपनी शासन के लिए अंतिम अधिनियम है। तो इसके लाने के पीछे, इसमें जो प्रावधान लाए गए उसके पीछे के कारण क्या क्या थे। तो 1853 वाले में तो हमने देख लिया कि भारत में जो कंपनी का शासन चलाया जा रहा था उसका विरोध इंग्लैंड में ही होने लगता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सुधार वादी नीति लेकर आई जाती है, बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। अब 1853 के पीछे की बात क्या होती है, तो इस समय का क्या होता है कि एक 1853 में जो प्रावधान 1833 में जो प्रावधान किए जाते हैं, सुधारवादी प्रावधान, और यहाँ पे जो एक पाश्चात्य शिक्षा का दौर चल रहा था जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में ही हुआ था कि ईसाई मशीनरी यहाँ आ रही थी और पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो रहा था। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस अधिनियम के बाद खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर मैटकॉफ बनते हैं, फिर एक और बनते हैं, उनका क्या नाम है, ऑकलैंड बनते हैं। तो इनकी जो नीतियाँ होती है वो उच्च शिक्षा में को बढ़ावा देते हैं। ये जितने भी लोग होते हैं, और भारतीय लोग भी इंग्लैंड जाकर और विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी नीतियां अपनाते हैं ये गवर्नर जनरल। काफ़ी सुधारवादी लोग थे, विलियम बेंटिंग, मेटकाफ और ये। तो इसका नतीजा क्या होता है कि भारतीय लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी को जानने लगते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि 1850 के आसपास में भारत में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है। सारे जितने भी प्रेसिडेंसी होते हैं उसमें एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है। और हस्ताक्षर अभियान में क्या मांग की जाती है, तो उसमें मांग की जाती है कि कंपनी के शासन को समाप्त किया जाना चाहिए, इंग्लैंड का शासन स्थापित होना चाहिए, अर्थात इंग्लैंड के अंतर्गत ही ये शासन व्यवस्था होनी चाहिए। भारत, दूसरी मांग क्या थी कि भारत में गोरे और काले का बहुत ज़्यादा भेदभाव है, इस भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। तीसरी बात क्या थी कि भारत के लिए जो भी कानून बनते हैं उन कानूनों को बनाने के लिए भारत में ही एक विधानमंडल का प्रावधान होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी मांगे की गई। तो सारे प्रेसिडेंसी में जब ये हस्ताक्षर अभियान चले तो इसका लेटर भेज दिया गया ड्राफ्ट बना के इंग्लैंड की संसद को कि ये डिमांड भारतीयों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब वहाँ की सरकार क्या करती है कि एक कमेटी बनाती है। इंग्लैंड में तो वो सिस्टम ही है कि कोई भी जब डिमांड रखी जाए तो उसकी जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले एक कमेटी बना दो। तो एक कमेटी बनाई गई 1852 में। वो कमेटी भारत में आकर अपना एक अध्ययन करती है सारी चीज़ों को, और फिर से वहाँ की सरकार को एक रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के आधार पे चार्टर अधिनियम 1853 लेकर आया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे प्रावधान किए गए जिसका असर दूरगामी होता है। वो प्रावधान कौन कौन से थे, तो वो 20 साल वाला ये भी डिमांड रखी गई थी, जो कंपनी को 20-20 साल का जो लाइसेंस में बढ़ाया जा रहा है, ये 20 साल वाला सिस्टम खत्म किया जाए। या तो परमानेंट आप उसी को कर दीजिए, नहीं तो इंग्लैंड खुद यहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ले। तो वो 20 साल वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अर्थात अब इंग्लैंड की संसद अगर चाहे तो कभी भी सारी चीजें अपनी हाथों में ले सकती है। दूसरी चीज क्या की गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य होते थे, सदस्य संख्या घटाकर 18 कर दी गई। उसमें से 6 सदस्यों का चयन संसद के द्वारा होना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे उनकी नियुक्ति के नियम बनाए गए,
और उनके वेतन कंपनी को ही देना था, लेकिन उनको वेतन कितना दिया जाएगा ये निर्धारण वहां के सम्राट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सिविल सर्विस में भारतीयों को भी भाग लेने की अनुमति दे दी गई और एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने लगा, जो कि उस समय तो इंग्लैंड में ही होता था, लेकिन भारतीयों को भी उस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का अधिकार दिया गया और यहीं से सिविल सर्विस में भारतीयों का प्रवेश शुरू होता है। और आगे जाके 1863 में आप देखेंगे कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट बनते हैं। 3 उप समितियां बनाई गई, न्यायिक, वित्तीय और राजनीतिक। इन 3 उप समितियों को बनाने का प्रावधान था ताकि भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इससे अध्ययन के लिए और आगे के सुधार के लिए 3 उप समिति बनाने का प्रावधान किया गया। अब गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया कि ये भारत के गवर्नर जनरल होंगे, बंगाल के गवर्नर अब नहीं रहेंगे। उसके लिए साथ में ये भी प्रावधान कर दिया गया कि जब तक बंगाल के लिए गवर्नर नियुक्त नहीं होते हैं तब तक बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो कि गवर्नर जनरल बीओडी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेके उसकी नियुक्ति करेंगे। बंगाल के लिए पहला गवर्नर जनरल 1854 में नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि 1912 तक बंगाल में कोई गवर्नर नियुक्त नहीं किया जाता है और 1912 तक लेफ्टिनेंट जनरल ही बंगाल में रहते हैं। पंजाब दूसरा राज्य होता है जहां पर कि लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं 1859 में। विधि सदस्य जो पहले से थे मैकाले, तो विधि सदस्य का जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया जाता है और साथ में वोटिंग में भी अब ये हिस्सा ले सकते हैं। पीछे वाले में क्या था कि विधि सदस्य होंगे लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, अब ये वोटिंग भी कर सकते हैं। गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है इसमें विधायी और कार्यपालिका ये 2 अलग अलग कर दिया गया। पहले विधायी और कार्यपालिका एक ही साथ थी, अब यहाँ पे कह लें कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, विधायी और दूसरा कार्यपालिका। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पृथक्करण हो रहा है, शक्तियों का बंटवारा हो रहा है जो कि वर्तमान में हमारे देश में मौजूद है। शक्ति का बंटवारा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अलग अलग है। तो न्यायपालिका तो वहाँ पहले से ही अलग थी, एक कोर्ट बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट, और फिर अलग अलग जगहों पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य कोर्ट बनाए जाते हैं, तो वो तो पहले से थी। अब विधायिका और कार्यपालिका को भी अलग कर दिया गया। साथ में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए और वो 6 सदस्यों की जिम्मेवारी दे दी गई कि उनका काम है कानून बनाना। भारत के लिए कानून बनाने का काम इन 6 सदस्यों पे डाला गया और अब गवर्नर जनरल काउंसिल में कुल 12 सदस्य हो गए। पहले से जो 6 सदस्य थे अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12। साथ में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी जो कानून बनेगा गवर्नर जनरल जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो प्रावधान कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ यही बात है कि हमारे यहाँ कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं हो पाता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। राज्यों के विषय में ऐसा ही प्रावधान है कि राज्यपाल जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। तो ये 1853 से ये चीजें आ रही है। साथ में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो मतलब रोकने की शक्ति दे दी गई कि गवर्नर जनरल चाहे तो किसी कानून को रोक भी सकते हैं। साथ में भारत में विधान मंडल बनाने का प्रावधान किया गया, अर्थात कानून बनाने के लिए यहाँ जो डिमांड उठ रही थी कि भारत में भी एक विधान मंडल होना चाहिए, तो वो विधान मंडल
की स्थापना का प्रावधान इसमें कर दिया गया। साथ में एक ली कमीशन बनाया गया, 8 सदस्यों की समिति होती है। इस ली कमीशन की स्थापना की जाती है विधि आयोग की सिफारिश पे। ये विधि आयोग मैकाले के नेतृत्व में बना था 1834 में। उसी विधि आयोग की सिफारिश पे ली कमीशन गठित की जाती है जिसके 8 सदस्य होते हैं, और यही ली कमीशन आईपीसी इंडियन पेनल कोड का निर्माण करती है जो कि 1861 में जाकर लागू हुआ। वही आईपीसी जो कि 1837 में बनना तैयार हुआ था। तो दोस्तों ये थे चार्टर अधिनियम 1813, 1833 और 1853 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा और इसको लाने के पीछे के सारे कारण भी क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही साथ प्रावधान जो लाए गए वो भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।